देखिए आज आपके टॉपिक है ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। इस ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध के टॉपिक को आपको समझने के लिए पहले इसका बेसिक समझना पड़ेगा और फिर इसके कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से दिए जाते हैं उनको कैसे सॉल्व करें, उसको एक बेसिक तौर पे आपको समझ के इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो आपको इसमें ध्यान रखनी चाहिए। रक्त संबंध का मतलब होता है व्यक्तियों के बीच में जो ब्लड रिलेशन या फिर उनके जो परिवार के बीच में एक दूसरे से क्या रिलेशन होते हैं, क्या संबंध होते हैं। एक ही परिवार में एक व्यक्ति दूसरे को क्या कह के संबोधित, मतलब क्या कह के उसको पुकारेगा या क्या कह के उसको संबोधित करेगा। तो इस प्रकार जो शब्द या जो वर्ड कह के एक दूसरे को संबोधित किया जाता है, उन्हीं वर्ड पर रीजनिंग में कुछ लॉजिकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं और आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है। मतलब ये टॉपिक ये चेक करेगा उसमें कि आप किस तरीके से कोई सामाजिक इंसान हो या नहीं हो। किसी व्यक्ति को पूरा किताबों का ज्ञान है लेकिन सामाजिक तौर पे वह कहीं पर फिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब किसी भी लेवल पे आप कहीं पर भी अनफिट हो तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट को या फिर उस जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको नहीं चाहिए। तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने जैसे एक सिंपल सा आपके सामने एक फैमिली ट्री लाया है। अब इस फैमिली ट्री को लाने का रीजन क्या है? इसको लाने का रीजन ये है कि भाई आप इस चीज को समझो कि हमेशा रिलेशन होते हैं वो दो तरफ से चलते हैं। रिलेशन कितनी तरफ से चलते हैं? दो तरफ से चलते हैं। यानी एक व्यक्ति किसी को कुछ कह के संबोधित कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी उसको कुछ ना कुछ कहेगा। फैमिली रिलेशन में या ब्लड रिलेशन में हर एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ संबंध होता है और दूसरा व्यक्ति उसको किसी न किसी नाम से पुकारेगा, उसके पर्टिकुलर नाम से ना पुकार के उसके रिश्ते के नाम से उसको पुकारेगा। तो एक का रिश्ता जब हमारे कुछ लगता है तो दूसरा अपोजिट में हम भी उसके रिलेशन में कुछ लग रहे हैं या फिर वो भी हमारे रिलेशन में कुछ लग रहा है। तो इसी पर बेस कुछ लॉजिकल क्वेश्चन बना के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें आप दो तरीके से रिलेशन कैसे होते हैं इनको देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक यहां पर है शकुंतला और एक है यहां पर नारायण। अब मैंने कह दिया कि भाई ये दो, देखो इस डायग्राम में इस तरीके से ये चित्र बनाए हुए हैं कि भाई जो समान पीढ़ी है, जो इक्वल जो पीढ़ी है, उन पीढ़ी को एक साथ में रखा गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जैसे शकुंतला और नारायण दो व्यक्तियों को रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर शकुंतला और नारायण दोनों ही एक पीढ़ी से है और दोनों के लिए मैंने यहाँ पर एरो एक दूसरे के सामने किए हुए। मान लो कि ये शकुंतला इनको कह रही है पति, तो ये इनको क्या कहेंगे? पत्नी। आया समझ में? इसी प्रकार रिलेशन में अगर आप देखोगे भाई इस पीढ़ी के आगे की पीढ़ी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये कहूँ कि भाई इनके आगे ये रिलेशन में आप देखो इसमें कि भाई जैसे एक यहाँ पर वीणा है, एक है यहाँ पर विष्णु, एक है रवि, एक है गुरु। तो इस प्रकार से ये आगे इनमें रिलेशन दिए हुए और इसमें ये बताया गया है कि ये सारे के सारे क्या है, इन दोनों के क्या है, बच्चे हैं। ठीक है, गुरु, रवि, विष्णु और वीणा, ये चारों क्या है, इनके बच्चे हैं। इसमें से जो वीणा नामक लड़की है अब उसकी शादी किसी दूसरी फैमिली से हो रही है। अब ये दूसरी फैमिली का एक मतलब पूरा ही डायग्राम आपको दिया हुआ है। यहाँ पर देखो ये है कृष्णा रॉय और ये है राधा। ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में है। ये इनके हस्बैंड है तो ये इनकी क्या हुई? वाइफ हुई। अब ऐसा क्या ऐसा अगर आप यहाँ आगे देखोगे तो कृष्णा रॉय के एक सन है, ठीक है, जिसको क्या कहा गया? लक्ष्मी नारायण। दूसरे एक है गुरुराज और तीसरे कौन है? नागराज। ठीक है, ये इनके तीन सन है। इनमें से अगर मैं कहूँ लक्ष्मी नारायण की शादी हो रही है वीणा से, लक्ष्मी नारायण की शादी किससे हो रही है? वीणा से। और उसके बाद इनके आगे एक और पीढ़ी चल रही है। ठीक है, इनके आगे की बात है, देखो इन दोनों का रिलेशन हो गया है। ये इनको पति कहेगी तो ये इनको पति कहेगी तो ये क्या कहेगा? इसको पत्नी कहेगा। अब इसके आगे की एक और पीढ़ी आई कि भाई लक्ष्मी नारायण के एक सन है अर्जुन और दूसरा ये इसका भाई है आकाश। तो सीधी सी बात है, लक्ष्मी नारायण के अर्जुन और आकाश नाम के दो पुत्र हुए। ये दोनों पुत्र किसके हैं? लक्ष्मी नारायण के। अगर ये लक्ष्मी नारायण के पुत्र है तो इसका मतलब इनका रिलेशन इनसे भी रहेगा। अब मैं यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के दो पुत्रों की बात करूं, आकाश की और अर्जुन की, तो ये एक पूरा फैमिली वृक्ष आपके सामने है, पूरा फैमिली का डायग्राम आपके सामने है। अब इस फैमिली के डायग्राम में इनका रिलेशन इनकी ऊपर वाली पीढ़ी सभी से होने वाला है। आप देखो तो ये आकाश इस वीणा को क्या कहेगा? लक्ष्मी नारायण और वीणा की शादी हो रखी है इसलिए आकाश इसको क्या कहेगा? माता कहेगा। अब आकाश इनके ऊपर की फैमिली के लिए, मतलब इनके ऊपर की पीढ़ी है, उनको क्या कहेगा?
आकाश जब इनको माता कह रहा है तो उसके ऊपर माता के जो मतलब फादर है वो इनके क्या लग गए, नाना जी लग गए। तो ये एक पीढ़ी मतलब इस तरीके से इनको संबोधित करेंगे। इसी प्रकार नारायण जो है वो वीणा को संबोधित करता है बेटी कह के, तो वीणा भी मतलब ये वीणा का जो बेटा हुआ उसको भी ये जो नारायण जी है वो कुछ ना कुछ कहेंगे, तो ये इनको क्या कहेंगे, नाती कहेंगे। इस प्रकार क्या हुआ, रिलेशन में जब आपका रिलेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जा रहा है तो रिलेशन कहीं न कहीं किसी न किसी शब्द में उनको मतलब रिलेशन के तौर पे संबोधित किया जाता है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी रिलेशन के शब्दों से संबोधित करता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसको कुछ ना कुछ शब्दों से संबोधित करेगा। तो रिलेशन दो तरीके से चलता है, दो मतलब दोनों तरफ से रहेगा। इस डायग्राम में खुद को अर्जुन के स्थान पर स्थापित कीजिए और समझिए कि यदि आप अर्जुन हो तो आपका रिलेशन कहाँ कहाँ पर किससे किससे है वो मुझे आपको बताना है। मैंने कहा अगर आप अर्जुन हो तो आपके पिताजी कौन है, यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लक्ष्मी नारायण। अब नेक्स्ट इसकी पीढ़ी नीचे बताई गई है, अर्जुन की बेटी कौन है, मायरा। अब मैंने कह दिया ये मायरा है, अर्जुन को पिता कहेगी तो लक्ष्मी नारायण को क्या कहेगी, दादाजी कहेगी। इसी प्रकार ये लक्ष्मी नारायण अर्जुन को बेटा कह रहा है तो मायरा को क्या कहेगा, पोती कहेगा। आया समझ में। और यहां पर अर्जुन की शादी किससे हो रही है, एनी से। अर्जुन की शादी किससे हो रही है, एनी से। तो अगर एनी को मैं कहूं कि भाई एनी के रिलेशन किस किस से क्या क्या लगने वाला है उन सबको देखो, तो सीधी सी बात है ये जो आगे वाली पीढ़ी होती है वो हमेशा संतान के तौर पे, ठीक है। आगे वाली पीढ़ी हमेशा क्या होती है, संतान, संतान की संतान, फिर पोता पोती या नाती नातिन होते हैं। और पीछे वाली पीढ़ी हमेशा पिता माता या फिर दादा दादी पोता मतलब दादा दादी या नाना नानी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एनी के जस्ट आगे वाली पीढ़ी क्या है, मायरा। ये इनकी क्या रहेगी, आगे वाली पीढ़ी है तो क्या है, बेटी। एक पीढ़ी है सिंगल में बेटी, मतलब अगर कोई व्यक्ति एक पीढ़ी आगे बढ़ता है, अगर कोई व्यक्ति एक पीढ़ी आगे बढ़ता है, एक पीढ़ी आगे बढ़ेगा तो एक पीढ़ी आगे में उसके रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं, आगे उसका बेटा हो सकता है, आगे उसकी बेटी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके आगे चलेंगे तो उनके पोता पोती या फिर नाती नातिन ये रह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति एक पीढ़ी से पीछे जाता है तो माता पिता और पीछे जाता है तो दादा दादी या फिर नाना नानी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या पीढ़ियों के बारे में पता होना चाहिए कि आगे की पीढ़ियां क्या रहेगी, पीछे की पीढ़ियां क्या रहेगी। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता था एनी के बारे में कि भाई यहाँ पर जो एनी है, एनी का रिलेशन दूसरों से क्या लगने वाला है। तो यहाँ पर एनी को देखो आप, एनी का रिलेशन मायरा से क्या लगने वाला है, ये इसकी बेटी रहेगी। जब ये इसकी बेटी है तो एनी इसको क्या कहेगी, माता कहेगी। एनी इसको क्या कहेगी, माता कहेगी। इसी प्रकार एनी अपने अगर सेम टू सेम अपने पीढ़ी की बात करें तो अपनी पीढ़ी में एनी के लिए कौन कौन रिलेशन में हो सकते हैं, एनी की रिलेशन में उसकी पीढ़ी में उसकी बहन हो सकती है, एनी के रिलेशन में उसकी पीढ़ी में उसके भाई हो सकते हैं, एनी के रिलेशन में उसकी पीढ़ी में उसके पति हो सकते हैं, उसके देवर हो सकते हैं, उसके जेठ हो सकते हैं। तो इस प्रकार उसकी पीढ़ी में कौन कौन है वो आप देखो। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एनी के लिए ये क्या है, उनके हस्बैंड, और ये हस्बैंड के भाई है तो ये क्या हो गए, देवर या फिर जेठ हो गए। यहाँ पर एनी की बहन के बारे में कहीं डाटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनकी पीढ़ी में आगे कौन हो सकता है, एनी की बहन भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे इसी एनी का रिलेशन में अगर लक्ष्मी नारायण से करूं तो लक्ष्मी नारायण से इसका रिलेशन क्या रहेंगे। तो आप देखिए इसको इस तरीके से देखिए, एनी के पति के पिता, तो पति के पिता वो हमेशा क्या, ससुर जी। तो पति के जो पिता है वो क्या रहेंगे, ससुर। तो ये यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, ससुर। तो शॉर्ट में आपको रिलेशन देखना है, बड़े से बड़े जो डायग्राम होगा उसमें आपको शॉर्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो जो पति है उनके पिताजी क्या हुआ, ससुर, और उनकी पत्नी क्या फिर हुई, उनके सास हुई, तो ये इनके सास। अगर वापस इनके आगे रिलेशन देखोगे तो ये सास के भाई बहन वगैरह दिए हुए, इनकी माता के मामा, तो ये इसके क्या हुए, मामिया ससुर हुए कि नहीं हुए। ये वाली सारी पीढ़ी इसके ऊपर वाली इनके ससुर में आएगी,
ससुर और सास में, ठीक है। तो ये इनके, जैसे ये मामा जी है तो ये मामिया ससुर हुए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये ससुर जी के भाई हुए, तो ये भी एक तरीके से ससुर जी है, ठीक है। अब ससुर जी के भाई देवर जेठ जो भी हो रहे हैं वो ससुर जी कहलाएंगे, ठीक है। पूरा चार्ट आप देखो, इस चार्ट से समझो कि भाई एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से रिलेशन क्या रहेगा, दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी को क्या कहेगी, पहली पीढ़ी लास्ट तीसरी पीढ़ी को क्या कहेगी। अब ये तो बहुत ही मतलब एक छोटा सा चार्ट है जिसको मैंने आपके सामने लाया है। कई चीज़ें ऐसी होगी जिसमें हमको ये पता करना पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर प्रश्न चलेगा उस प्रश्न के हिसाब से पता करना पड़ेगा कि ये प्रश्न हमको क्या कहना चाहता है। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए और अपन ध्यान देते हैं कि इन प्रश्नों को हल करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना हमको आवश्यक है। सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करने के लिए आप डायग्राम बनाओगे। सबसे पहले काम क्या करना है, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या पैटर्न फॉलो करना है उसको देखिएगा। जिन भी दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन होता है उनके बीच में एरो बनाना है आपको। जैसे मैंने कह दिया डायग्राम बनाने के लिए मैंने कह दिया ए बी का पति है, मैंने लिख दिया ए बी का पति है। तो डायग्राम बनाते वक्त आप एक तरफ ए और दूसरी तरफ बी लिखोगे। अब मैंने कह दिया ए बी का पति है, तो आप इसको समझिए बी का पति, तो बी का पति कौन है, तो ये जो पति शब्द है वो आगे वाले के लिए आएगा। इसको आप समझिएगा कि भाई ए जो है वो बी का पति है, तो बी का पति, ये पति शब्द जो है वो किसके लिए, आगे वाले के लिए आएगा। यानी बी का पति कौन हुआ, आप इसको ऐसे पढ़िएगा कि बी का पति कौन है, ए है। तो इसका मतलब बी का पति कौन है, ए। तो जो पति है उसकी तरफ आप एरो का निशान कर दो और उसके ऊपर लिख दो पति, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये आपको डायग्राम, अगर मैंने इतना सा आपको एक डायग्राम बना के दिया तो वो आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि बी एरो हो रहा है ए की तरफ, बी से एक एरो निकल रहा है ए की तरफ और उसके ऊपर पति लिखा हुआ, यानी ये पति कौन है, पति ए है। पति कौन है इसमें, ए है। इसी प्रकार अगर मैंने यहां पर कहा कि आपको डबल रिलेशन बताना है, अब ये बताइए कि बी ए का क्या लगता है। तो जब मुझे बी ए का क्या लगता है ये संबंध बताना है तो मुझे एक एरो किसकी तरफ ले जाना पड़ेगा, बी की तरफ ले जाना पड़ेगा। और ये ए इसको क्या कहेगा, पत्नी कहेगा। तो यानी इस एरो के ऊपर उस शब्द को लिखना है, इस एरो के ऊपर उस शब्द को लिखना है कि एरो के पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति को क्या कह रहा है, वो इस एरो के ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर ए और बी दो व्यक्ति है, मैंने एरो ए की तरफ कर दिया, एरो के पीछे कौन है, बी, और ऊपर क्या लिख दिया मैंने, ए। तो अब आप इस चीज को ऐसे समझोगे कि यहाँ पर पति जो शब्द है वो कौन बोलेगा, बी बोलेगा। किसको बोलेगा, ए को। यानी पति कौन हुआ, ए हुआ, और पत्नी कौन हुई, बी हुई। तो जब भी आप डायग्राम बनाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि डायग्राम बनाते वक्त आप एरो जिसकी तरफ बना रहे हो ऊपर जो रिलेशन लिखोगे वो रिलेशन उसी एरो जिसकी तरफ होगा उसी को बताएगा। यानी आप जब डायग्राम बनाओगे तब एरो जिसकी तरफ होगा और उस एरो के ऊपर जो रिलेशन लिखा हुआ होगा वो रिलेशन उसी एरो जिसकी तरफ होगा उसी को वो इंडिकेट करेगा। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड, फर्स्ट मैंने बताया आपको कि आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। और डायग्राम बनाते वक्त मैंने आपको ये भी बताया कि भाई किसी भी व्यक्ति के बीच में अगर जैसे मैंने लिख दिया राम और श्याम, राम और श्याम, मैंने यहाँ पर एक एरो बना दिया और एक एरो इस तरीके से बना दिया और उसके ऊपर लिख दिया पिता। अब मैं अगर आपको पूछूं कि बताइए, ये आपके सामने एक मैंने एरो बना के एक डायग्राम या फिर एक कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसमें किसका रिलेशन किससे है उसको आपको मुझे एक्सप्लेन करना है। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे आप इसको, एक्सप्लेन इस तरीके से करोगे कि ये जो राम शब्द है और श्याम शब्द है इनके बीच में एरो देखोगे, एरो किसकी तरफ है, श्याम की तरफ, और ऊपर क्या लिखा हुआ, पिता। तो जिसकी तरफ एरो है पिता वही होगा। तो पिता कौन है, श्याम। तो अब अगर श्याम का ये मतलब ये राम का पिता कौन है, श्याम है, तो बताइए ये राम भी तो श्याम के कुछ ना कुछ लगेगा, राम भी तो श्याम के कुछ ना कुछ लगेगा। हाँ, राम भी श्याम के कुछ ना कुछ लगेगा। तो आपने इस तरफ एरो किया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने कहा कि राम श्याम के कुछ लगेगा, तो यहाँ पर राम शब्द जो है वो आपको पहले से पता है कि क्या है, एक तरीके से यह
मेल जेंडर को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक पुरुष है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या है, इसका पुत्र है। लेकिन कभी कभी राम और श्याम की जगह अगर आपको कुछ ऐसे प्रश्न मिले वहां पर ए और बी लिखा जाए और आपको पता ना चले कि भाई कौन मेल है और कौन फीमेल है, तब आपको क्या है, उसमें से दोनों मानना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज लिख दी ए बी, मैंने इसको इस तरीके से इंडिकेट कर दिया और मैंने कह दिया कि भाई ये है पिता, तो बताइए ए इसके क्या लगेगा, ए क्या लगेगा बी के। अब मुझे बताना है ए क्या लगेगा बी के। तो आप देखिए मैंने ये बता दिया कि भाई ए कि पिता किसको बोल रहा है, बी को, यानी पिता कौन है, बी है। तो इसका मतलब यहाँ पर पिता बी है तो बी इसको क्या कहेगा। अब यहाँ पर आपके जेंडर फिक्स नहीं है कि ए मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पर आप इसको क्या कह सकते हो, पुत्र भी कह सकते हो और पुत्री भी कह सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये लड़का है या लड़की है, इसलिए यहाँ पर दोनों लिखेंगे ऊपर अपन कि ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है। तो पॉइंट नंबर सेकंड आप लिखिएगा। और पॉइंट नंबर सेकंड में ये नोट करना है आपको कि अगर डायग्राम में किसी व्यक्ति के लिए मेल या फीमेल नहीं दिया हो, महिला या पुरुष न दिया हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में नहीं बताया हो, तो उसमें दोनों संभावनाओं को साथ में लेकर चलेंगे। जब भी आप डायग्राम बना रहे हो तो डायग्राम बनाते वक्त क्या होता है, डायग्राम बड़ा बनेगा, तो कभी भी किसी भी रिलेशन पर पहुंचने के लिए उस डायग्राम को शॉर्ट करते जाओ, शॉर्ट में रिलेशन पता करते जाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया, आप पॉइंट नंबर 3 करके इस चीज को नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ए है, इसको कह रहा है बी को पिता, यहाँ पर बी है, सी को कह रहा है माता, ठीक है, और सी है सी के एक इकलौता पुत्र है और यहाँ पर एक यह चित्र है उसके इकलौते पुत्र का। तो बताइए ए और इस चित्र में जो व्यक्ति है उसका रिलेशन क्या है। तो जब इस तरीके से आपको कोई डायग्राम मिल जाए या इस तरीके से डायग्राम बन जाए, तो अब आप पूरा का पूरा देखने के बजाय ए का पिता बी और बी की माता सी और सी का इकलौता पुत्र, इतना आप पूरा जाने की बजाय आप क्या करोगे, इसका शॉर्ट रास्ता ढूंढोगे। और शॉर्ट रास्ता कैसे ढूंढना है कि भाई आपको यहाँ पर दिया हुआ है ए का रिलेशन बी से क्या है, पिता का, और बी की ये सी क्या है, माता है। तो अब आप डायरेक्ट पहले इस रिलेशन को पता करिए, डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचिए। तो अब आप इसको ऐसे पढ़िए और इसको कंटिन्यू एक फ्लो में पढ़ना है। पढ़िए कि भाई पिता है, पिता की माता, तो पिता की माता क्या हुई, पिता की माता क्या हुई, दादी हुई। पिता की माता क्या हुई, दादी। अब यहाँ पर देखिए कि इनकी दादी जो है, अब ए की दादी, अब आप इसको ऐसे यहाँ से शॉर्ट में पढ़िए, ए की दादी के इकलौता पुत्र है, उसका फोटो है यहाँ पे। अब ए की दादी के एक ही बेटा है, तो ए की दादी का एक ही बेटा हुआ, तो वो कौन होगा, खुद इसका पिता होगा, ठीक है, खुद इसका पिता होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये स्वयं इसके पिता का फोटो है, स्वयं इसके पिता का फोटो है, ठीक है। तो इस प्रकार मुझे ये पता चल गया कि भाई यहाँ पर ए है, ए की दादी सी है और दादी के एक ही बेटा है, तो दादी के एक ही बेटा कौन होगा, अपने ही पिताजी होंगे, ठीक है। तो ये इनकी यहाँ पर तस्वीर में कौन है, इनकी दादी के इकलौता बेटा, यानी इस ए के पिता का ही फोटो है। तो इस प्रकार आपको पूरा का पूरा एक डायग्राम दिया जाए तो उस डायग्राम को आप क्या करोगे, शॉर्ट में समझते हुए उसको आगे बढ़ोगे और शॉर्ट में उसके रास्ते ढूंढते ढूंढते उस प्रश्न को सॉल्व करोगे। अब अक्सर क्या होता है, प्रश्न के अंत में हमको जो प्रश्न पूछा जाता है, अंत में जो रिलेशन पूछा जाता है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो उस रिलेशन को आपको ज्ञात करने के लिए प्रश्न की अंतिम लाइन को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि प्रश्न की अंतिम लाइन में यह लिखा हुआ है, ए का संबंध चित्र वाले से क्या है। एक तो ये प्रश्न पूछ लिया,
एक प्रश्न आपको ये पूछ लिया, चित्र वाले का संबंध ए से क्या है। अब देखिए आपको यहां पर दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दो प्रकार के प्रश्न कैसे? अब जब भी कोई पूरा बड़ा प्रश्न मिलेगा, उस प्रश्न के अंत में दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दो व्यक्तियों के रिलेशन में है। तो लास्ट में दो व्यक्तियों के रिलेशन में मान लो कि मैंने इसमें ये पूछा ए का संबंध चित्र वाले से क्या है, तो आप जब भी किसी प्रश्न का आंसर दोगे तो अंत में देखोगे कि जिसके पीछे से लगा है वो वाला व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति को क्या कहेगा, वही आपका आंसर होगा। तो अब आपको इसमें आंसर में तो खूब सारे मिलेंगे, पिता भी मिलेगा, पुत्र भी मिलेगा, दादा भी मिलेगा, दादी भी मिलेंगे, लेकिन आपका आंसर क्या रहेगा उसको चेक करने के लिए आपको अंत वाली लाइन देखनी है। और अंतिम लाइन में देखो, ए का संबंध बी से, तो जिसके पीछे से लगा होता है वो वाला व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति को क्या कहेगा, वो आपका आंसर रहेगा। यहां पर देखिए चित्र में कोई भी एक पर्सन था, अब मैंने से किसके पीछे लगा दिया, इस चित्र के पीछे, तो ये चित्र वाला व्यक्ति इसको क्या कहेगा ये आपको पता चल गया है। जब ए इसको क्या कह रहा है, पिता कह रहा है, तो ये चित्र वाला व्यक्ति इसको क्या कहेगा, पुत्र या पुत्री कहेगा, कुछ भी कह सकता। मान लो कि ये मेल है, ये कौन है, मेल है, तो इसका मतलब ये चित्र वाला व्यक्ति इसको क्या कहेगा, पुत्र कहेगा। तो अगर इसमें मुझे आंसर निकालना है तो इसमें आंसर क्या आएगा, पुत्र। लेकिन अगर मुझे ये आंसर निकालना, चित्र वाले व्यक्ति का संबंध ए से क्या है, तो अब देखिए इसमें से किसके पीछे लगा हुआ है, ए के पीछे लगा हुआ है। तो अब आप देखिए ए के पीछे से लगा हुआ है, तो आप इसको देखो कि ए इस बी को क्या, मतलब ए इस चित्र वाले व्यक्ति को क्या कह के बुलाएगा, ए इस चित्र वाले या इस डायग्राम वाले व्यक्ति को क्या कह के बुलाएगा, पिता या फादर। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या रहेगा, पिता। यानी प्रश्न एक ही था, प्रश्न के अंत में जो संबंध पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, वही आपका आंसर रहेगा। आपको ये देखना है कि प्रश्न के अंत में से किसके पीछे लगा है, जिस व्यक्ति के पीछे से लगा होगा वो वाला व्यक्ति उस दूसरे वाले व्यक्ति को क्या बुलाएगा, वो आपका आंसर रहेगा। ओके, अब देखिए इकलौता शब्द अगर आपको मिल रहा है प्रश्न में, तो उसका मतलब स्वयं उसी व्यक्ति से या एक व्यक्ति से होता है। तो मैंने लिख दिया सोहन के पिता का इकलौता पुत्र। तो एक बात बताइए, इसमें मुझे पता करना है कि सोहन के पिता का इकलौता पुत्र कौन है। तो यहाँ पर इकलौता पुत्र आ गया, तो मैंने क्या कहा, इकलौता पुत्र एक के लिए ही होगा। तो सोहन के पिता के एक ही बेटा है, तो सोहन के पिता, तो सीधी सी बात है सोहन उन्हीं का बेटा है और उनके एक ही बेटा है, तो वो स्वयं सोहन हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी इकलौता शब्द आए तो आप समझिएगा कि सोहन के पिता का इकलौता पुत्र, यानी ये बात उसी सोहन के लिए ही की जा रही है, स्वयं सोहन के लिए बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, जैसे इसी पर मैं एक और लिखवा देता हूं, नीलम के सास की इकलौती बहू, नीलम के सास की इकलौती बहू। तो यहां पर नीलम के सास की इकलौती बहू कौन होगी, स्वयं नीलम ही होगी, क्योंकि मैंने बताया कि इकलौता शब्द आ गया, इकलौता इकलौती शब्द, तो ये उसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे ये शुरू हो रहा है, यानी नीलम के सास की इकलौती बहू। तो नीलम के सास की इकलौती बहू स्वयं नीलम ही होगी, ये इसी के लिए बात हो रही है। तो इस प्रकार अगर आपको कहीं प्रश्न में इकलौता शब्द मिल रहा है, इकलौता शब्द या इकलौती शब्द मिल रहा है, तो आपको एकदम सचेत हो जाना है, आपको एकदम ध्यान से उस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, और जो इकलौते का रिलेशन है उसको सही तरीके से फाइंड आउट करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, इस ब्लड रिलेशन में आपको क्या है, अलग अलग टाइप के कई सारे इंग्लिश वर्ड भी कभी कभी मिलते हैं। जैसे हिंदी क्वेश्चन है उसमें इंग्लिश वर्ड, या इंग्लिश क्वेश्चन है उसमें आपको हिंदी वर्ड भी मिल जाएंगे। तो वो ये जो इंग्लिश वर्ड है वो क्या, उनका अर्थ हिंदी के क्वेश्चन में क्या रहेगा उनको समझना आवश्यक है। जैसे देखिए इंग्लिश में एक शब्द आता है ग्रैंडफादर, कौन सा शब्द आता है, ग्रैंडफादर। तो इस ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है, तो ग्रैंडफादर का मतलब वैसे तो देखो दादा से भी होता है और ग्रैंडफादर का मतलब नाना से भी होता है। तो इंग्लिश में आप इस ग्रैंडफादर के लिए जो शब्द है वो दोनों के लिए यूज करोगे।
दादा और नाना के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर अगर आपको शब्द मिल जाए ग्रैंड मदर, तो ये दादी के लिए भी आएगा और ये नानी के लिए भी आएगा। इसी प्रकार अगर आपको मिल जाए ग्रैंड सन, या फिर मिल जाए ग्रैंड डॉटर। सन का मतलब पोता भी होता है और नाती भी होता है। इसी प्रकार ग्रैंड डॉटर का मतलब पोती भी होता है और नातिन भी होता है। सर क्या होता है, पिता के रिलेशन में जो भी होते हैं या माता के रिलेशन में जो भी होते हैं, इंग्लिश में उनके वर्ड, इंग्लिश में उनके लिए जो रिलेशन होते हैं उसमें कुछ इंग्लिश के स्पेशल वर्ड यूज़ किए जाते हैं जिनसे हमको ये पता चल जाता है कि ये माता के रिलेशन वाले हैं और ये पिता के रिलेशन वाले हैं। माता के रिलेशन वाले कौन होते हैं, जैसे मामा हुए। पिता के रिलेशन वाले कौन हुए, जैसे अंकल हुए, ठीक है, बड़े पापा हुए या फिर अंकल हो गए, चाचा हुए। तो ये क्या है, पिताजी के रिलेशन वाले। और मम्मी के रिलेशन वाले क्या हुए, मम्मी के रिलेशन वाले जैसे आपके मामा जी हुए, मासी हुई, तो ये सारे क्या है, आपके मदर के रिलेशन वाले हुए। तो पिता के रिलेशन में है उनके लिए अक्सर पैटर्नल वर्ड यूज किया जाए, मतलब वर्ड यूज किया जाता है। इसी प्रकार जो माता के रिलेशन में है, इंग्लिश में उनके लिए मैटरनल वर्ड यूज किया जाता है। अब देखो यहां पर पैटर्नल और मैटरनल, इन दोनों को आप समझिएगा। पैटर्नल अंकल, ठीक है, और पैटर्नल आंट। इसी प्रकार मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट। पैटर्नल अंकल का मतलब क्या होता है, चाचा। इसी प्रकार आपको कह दिया पैटर्नल आंट, तो पैटर्नल आंट का मतलब क्या होता है, चाची। इसी प्रकार कह दिया मैटरनल अंकल, तो मैटरनल अंकल का मतलब क्या हो गया, मामा। मैटरनल अंकल का मतलब आंट का मतलब क्या हो गया, मामी। इसी प्रकार मैटरनल आंट का मतलब क्या हो जाएगा, मामी। एक वर्ड होता है कजन, इस कजन का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कजन वर्ड है वो एक बहुत बड़े मतलब ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें चचेरे, ममेरे, फूफेरे, ये सारे, और चचेरे ममेरे फूफेरे, ये सब इसमें क्या है, इन सभी कंडीशन में जो भाई बहन है उन भाई बहनों के लिए वर्ड यूज किया जाता है कजन। क्या यूज किया जाता है, कजन शब्द यूज किया जाता है। नेफ्यू का अर्थ क्या होता है, एक होता है निस। देखिए एक आपके इंग्लिश में वर्ड होता है नेफ्यू और एक होता है निस। तो ये नेफ्यू वर्ड जो जो होता है वो हमारे आगे वाली पीढ़ी, और वो भी अपने भाई बहनों की पीढ़ी, मतलब आगे वाली पीढ़ी अपने भाई बहन जो है, ठीक है, उनकी संतानों के बारे में है। तो ये जो मेल होते हैं उन मेल के लिए नेफ्यू शब्द, और जो फीमेल होते हैं उनके लिए नीस शब्द का यूज किया जाता है। तो जैसे जो भतीजा हुआ, ठीक है, भांजा हुआ, तो ये भतीजे और भांजे के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, भतीजा हुआ, भांजा हुआ, इनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो आपके नेफ्यू होता है। इसी प्रकार आपके जो फीमेल शब्द है ये नीस, ठीक है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, आपकी जो भांजी है या भतीजी है, जो भतीजी है या फिर भांजी है, उनके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो क्या है आपके, ये आपके नीश शब्द यूज किया जाता है। तो इस प्रकार हमको कुछ इंग्लिश वर्ड के बारे में भी जानकारी पता होनी चाहिए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन में ये शब्द आए तो उन क्वेश्चंस को हम क्या आसानी से सॉल्व कर सकें। एक आदमी ने कहा वह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, वह आदमी उस लड़की का कौन लगता है, ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वह आदमी, मतलब इस पहले प्रश्न में आपको क्या कहा गया है कि एक आदमी ने कहा कि वह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए आप इसका डायग्राम बनाओ कि भाई एक व्यक्ति है,
तो मैं इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाता हूं, जैसा बोलता है वैसे वैसे आप एरो बनाते जाओ और डायग्राम बनाते जाओ। एक आदमी ने कहा कि वह लड़की, तो यहां पर एक लड़की के बारे में कमेंट हो रहा है कि भाई इस लड़की के बारे में ये कह रहा है, ये आदमी क्या कह रहा है, इस लड़की के बारे में कह रहा है। और क्या कह रहा है कि वह लड़की, शुरुआत प्रश्न की अब यहां से होती है। उस जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में दो कैंडिडेट है। इस पहले प्रश्न में कितने कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट है, ठीक है। ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे, नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी पीडीएफ अभी आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ठीक है। तो आप इसमें जो भी पीडीएफ में जो प्रश्न है, फिर आप भले आराम से इसको नोट कर दीजिएगा। पहले प्रश्न में लिखा हुआ, एक आदमी ने कहा वह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रश्न में पहले तो ये देखो कि कैरेक्टर कितने हैं। इस प्रश्न में दो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर तो कौन है, वह आदमी है, दूसरा कैरेक्टर कौन है, वह लड़की है। और क्या कह रहा है, आदमी उस लड़की से कह रहा है, ठीक है, उस लड़की के बारे में कह रहा है कि वह लड़की मेरी माँ। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये मेरी शब्द किसके लिए आया है, इस आदमी के लिए, क्योंकि बोल कौन रहा है, जो अक्सर बोलता है उसी के अकॉर्डिंग आप इस रिलेशन को समझोगे। आदमी और लड़की, दो जने इस पूरे क्वेश्चन में क्या है, कैरेक्टर कितने हैं, दो जने हैं, आदमी और लड़की, ठीक है। अब बोल कौन रहा है, आदमी बोल रहा है कि वह लड़की मेरी माता, यानी इस आदमी की माता। तो मैंने यहाँ इस तरफ एरो बना के यहाँ पर आगे लिख दिया माँ, यानी यहाँ पर कौन है, आदमी की माँ है। और इसके आगे लिखा हुआ है मेरी माँ के पोते, तो जैसा बोला है वैसे ही बनाओ, माँ के पोते। तो यहाँ पर आप इस लाइन को इस तरीके से कर दो, ये माँ और ये माँ का क्या हो गया, पोता। तो यहाँ पर जो भी है वो है पोता, किसका पोता है, इस आदमी की माँ का पोता, ठीक है। अब पोते की ये क्या है, पत्नी है, कौन है, ये लड़की है। ये लड़की जो है इस पोते की क्या है, पत्नी है, ठीक है। अब उस दोनों का रिलेशन क्या है वो आपको इसमें बताना है। तो इस पूरे में इस तरीके से एक ये पूरा सर्कल बन रहा है, एक डायग्राम बन रहा है, ठीक है ना। आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, कैसे समझोगे, इसके लिए आपको मैंने बताया था कि डायग्राम बनाते वक्त आप क्या करो, इस डायग्राम को इस तरीके से सॉल्व करो कि शॉर्ट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाओ। तो आपको पहले ये देखना है कि आदमी की माता, ये तो इसको माता ही कहेगा, सीधी सी बात है। लेकिन अब इसके आगे देखो, माता का पोता, तो ये इसके क्या लगा, इसकी माँ है, और इसकी माँ का पोता क्या हुआ, इसका बेटा ही होगा, इसका बेटा ही हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, इसका पुत्र हुआ, इसकी माँ का पोता। अब ऐसा भी हो सकता है कि माता के पोता, ठीक है, तो पोता अपने भाई बहनों का, ठीक है, अपने भाई बहन है उनकी कोई संतान है, तो वो भी अपनी माँ के पोते पोती हुए, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई ये इसका मतलब क्या है, भतीजा या भतीजी भी हो सकता है, मतलब भतीजा हो सकता है। लेकिन भतीजा भी हो तो भतीजे की भी पत्नी बहू लगती है, इस तरीके से रिलेशन तो वही रहने वाला है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यही ले लिया कि भाई आदमी की माँ और उसका पोता, तो इसका मतलब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इसके पुत्र की बात हो रही है। तो डायरेक्ट आपने इसका रिलेशन इससे पता कर दिया कि ये कौन है, इसका पुत्र है। तो अब आप इसको अब आप शॉर्ट में और समझिए, आदमी के पुत्र की पत्नी, अब सीधा पढ़ो, आदमी के पुत्र की पत्नी, तो पुत्र की पत्नी क्या हुई, बहू हुई। तो इस प्रकार ये आदमी इसको क्या कहेगा, बहू कहेगा। इसी प्रकार ये लड़की इसको क्या कहेगी, ससुर जी कहेगी, ठीक है। तो प्रश्न हमको क्या पूछा गया है, आदमी उस लड़की का कौन लगता है, तो आंसर क्या आएगा इसमें, डी आंसर सही रहेगा। वो आदमी इसके क्या लगेगा, ससुर लगेगा, क्या लगेगा, ससुर लगेगा, ठीक। इस पहले क्वेश्चन को ही मैं जनरेशन के अकॉर्डिंग सेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं, तो पहले क्वेश्चन में कहा गया एक आदमी ने कहा कि वह लड़की, तो वो आदमी क्या कह रहा है कि वह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अब आप इसको जनरेशन को जमाइए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरेशन में क्या होता है कि भाई आप देखो कि सबसे पहले ऊपर की जनरेशन में कौन होता है, दादा दादी, नाना नानी, फिर कौन होते हैं, मम्मी पापा, फिर कौन होते हैं, अपन खुद होते हैं, फिर नीचे कौन होते हैं, अपने बेटे बेटी होते हैं। तो इस प्रकार एक तरीके से ये पूरा वो जनरेशन का एक क्या है, सारणी, इंडेक्स या फिर एक वृक्ष बनता है। आप इसमें देखिए आदमी और लड़की दो जने हैं, और वो आदमी बोल रहा है, आदमी क्या बोल रहा है, आदमी बोल रहा है। तो सबसे पहले आदमी को लिखिए, ये आदमी को लिख दिया आपने, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, आदमी ने कहा वह लड़की मेरी माँ, तो इस आदमी की माता, तो सीधी सी बात है ये जनरेशन कहाँ आएगी, इसके ऊपर आएगी, ठीक है, ये आदमी की माता।
आगे क्या कहा गया है, आदमी की वह लड़की मेरी माँ के पोते। अब माँ का पोता, इसका मतलब आपको बताया था पोता पोती कौन से रिलेशन में, थर्ड पीढ़ी में आते हैं। तो यहां से एक पीढ़ी और इसके नीचे, ठीक है, एक पीढ़ी आएगी, इस पीढ़ी में कौन होगा, पोता, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि भाई इस महिला का पोता कहां पर आएगा, यहाँ पर, ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी। अब इसके आगे जस्ट देखिए कि भाई पोते की पत्नी है, तो ये पोता और इसकी पत्नी, तो पत्नी इसी मतलब सेम पीढ़ी की होगी, तो इसका मतलब यहां पर ये लिख दो आप पत्नी। अब आपको इसमें कहा गया कि भाई आदमी और लड़की का संबंध क्या है, तो आप इसमें देखिए कि भाई यहाँ पर एक लेडीज है, उसका एक बेटा है, बेटे का एक बेटा होगा, सीधी सी बात है। इसके नीचे ये पोता क्या हुआ, इस आदमी का बेटा ही हुआ। जस्ट नीचे वाली जो पीढ़ी होती है वो किसकी होती है, बेटा बेटी की होती है। तो ये है वो इसका क्या हुआ, पुत्र हुआ। और पुत्र की ये पत्नी है, तो ये इसकी क्या हुई, बहू हुई। तो ये इसकी बहू है, तो ये इसका क्या हुआ, ससुर हुआ। तो सीधा सा आपके इसमें इस तरीके से सेट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, प्रश्न जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा। कैरेक्टर कौन है इसमें, दो जने हैं। तो पहले तो मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताता हूं कि एक तरफ तो है शिवानी, आप देखिएगा इस प्रश्न को समझिएगा, एक तरफ तो है शिवानी और दूसरी तरफ कौन है, विजय। और बोल कौन रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, किसने कहा, विजय ने। जो बोल रहा है उस पर टिक मार्क लगा दो, मैंने इसमें टिक मार्क लगा दिया। इसका मतलब अब विजय बोल रहा है। विजय क्या बोल रहा है, विजय ने कहा कि उसके पिताजी, तो बोल रहा है उस पर मैंने टिक मार्क लगा दिया और आगे आ गया पिताजी, ठीक है। विजय ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी के, तो उसके पिताजी यानी विजय बोल रहा है उसके पिताजी, तो उसके मतलब इस शिवानी के पिता। तो ये मैंने एरो करके क्या कर दिया, शिवानी के पिता बना दिए। बोर्ड पे देखना ध्यान से, आगे क्या लिखा हुआ है, उसके पिताजी मेरे पिताजी। तो अब ये मेरे पिताजी बोल रहा है, तो बोल कौन रहा है, विजय। तो मेरे किसके लिए आया, विजय के लिए शब्द आया। तो मेरे पिताजी, तो यहां पर आपने पिता लिख दिया, ठीक है, विजय के पिता। और क्या कर दिया उसने, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है। तो विजय के पिताजी के इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र है, जो कौन है, शिवानी के पिता है, जो कि कौन है, शिवानी का पिता है, ठीक है। तो उसने जो कहा वो वैसा का वैसा मैंने लिखा। विजय ने क्या कहा कि उसके पिताजी, तो किसके, शिवानी के पिताजी। फिर इसने कहा कि मेरे पिताजी, तो किसके पिताजी, विजय के पिताजी, ठीक है। उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है, यानी विजय के पिता के इकलौते पुत्र कौन है, ये है, उसके पिताजी विजय के पिता के इकलौते पुत्र हैं। बताइए कि विजय का शिवानी से क्या संबंध है। अब इस प्रश्न में से किसके पीछे लगा है, शिवानी के पीछे। मेन इंपॉर्टेंट लाइन है ये, शिवानी के पीछे से लगा हुआ है, इसका मतलब शिवानी इस विजय को क्या कहेगी, वही आपका आंसर होगा। अब आप इसमें देखिए कि इस डायग्राम को आप थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट कैसे करोगे कि जो एरो सारे देखो, जो एरो जिस तरफ जा रहे हैं उन पर पहुंचिए आप। दो एरो जहां आमने सामने हो जाते हैं वहां पर डायरेक्ट शॉर्ट रिलेशन निकालने की कोशिश कीजिए। तो डायरेक्ट शॉर्ट रिलेशन यहां ऐसे निकालिए कि विजय के पिता के एक ही बेटा है, विजय के जो पिता है, तो विजय के पिता के इकलौता पुत्र है। तो कौन हुआ, मैंने बताया था, खुद विजय हुआ कि नहीं, आगे आपको लिखाया था, स्वयं विजय हुआ। यहां पर ये कौन है, स्वयं विजय है। तो इसका मतलब ये शिवानी इस विजय को क्या कह रही है, पिता कह रही है। सीधा पता चल गया, शिवानी विजय को क्या कह रही है, पिता। तो विजय शिवानी को क्या कहेगा, पुत्री। अब यहां पर प्रश्न है कि शिवानी से विजय का संबंध किस प्रकार है। तो से किसके पीछे लगा हुआ है, से लगा हुआ है आपके शिवानी के पीछे। तो शिवानी इसको क्या कहेगी, विजय को पिता कहने वाली है। तो आंसर क्या आएगा इसमें, पिता आंसर रहेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया है। आराम से समझिए इन प्रश्नों को, डायग्राम बनाना सीखिए और व्यवस्थित तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये आपके टाइप 1 और टाइप 2 के आज 2 टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और इसमें भाषा संबंधित सारे के सारे प्रश्न रहेंगे। बाकी आपके टाइप 3 में साइंस संबंधित, चिन्ह से संबंधित आपके ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं उनको मैं समझाऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 2 को अपन एज ए जनरेशन सेट करके इसको सॉल्व करते हैं। एज ए जनरेशन लिख के इसको कैसे सॉल्व करें। शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, बोल कौन रहा है, विजय बोल रहा है। विजय क्या कौन बोल रहा है, देखिए
मैं ऐसे इस तरीके से पीढ़ियां बना देता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि शिवानी का परिचय देते हुए बोल कौन रहा है, विजय बोल रहा है। विजय क्या बोल रहा है कि भाई उसके पिताजी यानी शिवानी के पिताजी, ठीक है। तो कहीं पर भी शिवानी को रख दो, आप शिवानी को कहीं भी रख दो, जैसे मैंने रख दिया शिवानी को यहाँ पर, ये शिवानी, और शिवानी के पिताजी तो इसके ऊपर वाली पीढ़ी हुई, तो ये शिवानी के पिता इसके ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाली पीढ़ी में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहा उसने शिवानी के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है, ठीक है। तो शिवानी के जो पिता है और वो क्या है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई उसके पिताजी जो थे वो मेरे पिताजी के पुत्र हैं। तो विजय के जो पिता है ना उसके पुत्र है ये, तो मैं ऊपर लिख देता हूं विजय के पिता। तो यहां पर विजय के पिता को मैं लिखता हूं, और विजय के पिता के पुत्र कौन है, शिवानी के पिता, ठीक है। और शिवानी के ये जैसे विजय के पिता के पुत्र है और उनकी बेटी कौन है, शिवानी है। अब ये आ गया इसमें, देखो विजय, अब देखो इसमें रिलेशन आपको पता करना है, ठीक है। अब विजय कहाँ आएगा, विजय के पिता इधर आए तो विजय कहाँ पे आएगा, विजय यहाँ आएगा, इस पीढ़ी में आएगा। विजय कहाँ आएगा, इस पीढ़ी में आएगा। विजय के पिता अगर ऊपर है तो विजय उसके जस्ट नीचे वाली पीढ़ी में आएगा। तो अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई विजय के पिता का पुत्र, तो विजय इस पीढ़ी में ऑलरेडी आ रहा है, तो इसका मतलब बात किसके लिए हो रही है, विजय के लिए हो रही है। तो विजय के पिता, ठीक है, तो विजय के पिता इधर है तो विजय ये रहा, ठीक है। तो विजय यहाँ पर है तो शिवानी इस विजय को क्या कर रही है, पिता कह रही है। अब इकलौता है तो इसका मतलब ये शब्द सिर्फ और सिर्फ विजय के लिए ही है। तो अब शिवानी इसको पिता कह रही है तो ये इसको क्या कहेगा, पुत्री कहेगा। तो आप जैसे इसको जमाना चाहो वैसे जमा के इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरीके से सॉल्व करना है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए संयोग कहता है। कौन कह रहा है, संयोग। तो यहां पर एक तो है संयोग, ठीक है, और एक तरफ एक तस्वीर है। ध्यान देना, जो करेक्टर होते हैं उसको लिख दो पहले। एक तो है इसमें संयोग और एक तरफ एक तस्वीर है, और उसमें भी कौन है, एक पुरुष है। कौन है, पुरुष है। अब जैसा कहे वैसे करो, चलो आप समझ में आ रहा है, जैसा कहे वैसे चलो आप। तो यहां पर इसमें दो कैरेक्टर है, एक तो संयोग और दूसरा कौन है, इसमें एक तस्वीर में एक पुरुष है। उसके बारे में संकेत करते हुए संयोग कहता है। कौन बोल रहा है, संयोग बोलता है। तो इसके ऊपर मैंने टिक मार्क कर दिया। और संयोग क्या बोल रहा है, वह मेरे मामा के बेटी का भाई है। तो ये जो आदमी है वह मेरे मामा, तो ये मेरे शब्द संयोग के लिए आया। तो संयोग के मामा, आगे जैसा लिखा वैसे चलो, मामा की बेटी, तो ये मामा की बेटी, ठीक है, मामा की बेटी का भाई, ठीक है, तो ये मामा की बेटी का क्या है, भाई है। तो ये जैसा बोल रहा है वैसा का वैसा मैंने लिख दिया। कैसा बोल रहा है समझना इस चीज को। इसमें क्या बोला गया है, वह मेरे मामा, तो संयोग बोल रहा है तो संयोग के मामा, मामा की बेटी तो मामा की बेटी, बेटी का भाई तो बेटी का भाई। जैसे बोल रहा है वैसे एरो बना दो। पीढ़ियां जमाने की सेट करने की कोई आप झंझट ही मत लो, जैसे बोल रहा है वैसे आप एरो बना दो। और उसके बाद आप रिलेशन पता कर दो। रिलेशन पता करने के लिए मैंने बताया था कि आप थोड़ा सा शॉर्ट में रिलेशन पता करो। अगर रिलेशन लंबा जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट रिलेशन पता करके आप आगे बढ़ो। अब देखो इसमें आप ऐसे बोलते जाओ, और शॉर्ट रिलेशन पता करने के लिए कंटिन्यू एक साथ बोलना है आपको। संयोग के मामा की बेटी, तो देखो मामा की बेटी क्या हुई, ममेरी बहन। कौन सी हुई, ममेरी बहन। और ममेरी बहन का भाई क्या हुआ, ममेरा भाई। तो अब सीधी सी बात है, ये संयोग का क्या है, ममेरा भाई। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर ये ममेरा भाई है, इस संयोग इस तस्वीर वाले व्यक्ति को ममेरा भाई कह रहा है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति संयोग को क्या कहेगा, फूफेरा। क्या कहेगा, फूफेरा भाई। तो जहां पर भी देखिए मामा होते हैं, मामा के लड़के होते हैं, वो हमारे ममेरे भाई लगते हैं। तो इसी प्रकार हम उनके बुआ के लड़के लगते हैं
या फिर हम उनके बुआ के मतलब लड़की लगते हैं। तो कहने का मतलब बुआ के लड़के या लड़की और मामा के लड़के या लड़की दोनों का एक दूसरे से रिलेशन क्या होता है, ममेरे भाई बहन का और फूफेरे भाई बहन का। तो जब संयोग इसको कहता है ममेरा भाई, तो ये इसको कहेगा फूफेरा भाई। ठीक है। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा गया, अंत में लाइन देखो आप, तस्वीर वाला पुरुष संयोग से, मैंने बताया था जिसके पीछे से लगा हो उसको देखना है कि भाई वो आगे वाले व्यक्ति को क्या कहता है, वही आपका आंसर होगा। तो बताइए संयोग इसको क्या कह रहा है, ममेरा भाई। क्या कह रहा है, ममेरा भाई। तो आंसर इसमें क्या रहेगा आपका, ममेरा भाई। इस ऑप्शन में आपको फूफेरा भाई भी मिल सकता था, फूफेरा भाई भी मिल सकता था, लेकिन फूफेरा भाई आंसर कब होता, जब तस्वीर वाले व्यक्ति के पीछे से लगा होता, तब फूफेरा भाई आंसर होता। लेकिन यहाँ पर आपके से किसके पीछे लगा हुआ, संयोग के पीछे से लगा हुआ है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ममेरा भाई। अब देखिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को अपन समझते हैं, इनको सॉल्व करते हैं और इसमें क्या बेसिक पैटर्न से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं वो देखना है। प्रश्न दिया हुआ, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए अंजलि कहती है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का बेटा है, तस्वीर वाला पुरुष अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर आप एक तरफ तो कैरेक्टर लिख दो अंजलि का, दूसरी तरफ कैरेक्टर लिख दो। अंजलि किसकी ओर संकेत करती है, एक तस्वीर की ओर, तो आप यहाँ लिख दो ये क्या है, एक तस्वीर है। इस तस्वीर की ओर संकेत करते हुए वह अंजलि क्या कहती है, बोल कौन रही है, अंजलि बोल रही है। और अंजलि जो बोल रही है वो का वो आप इसमें लिखते चलो, जो अंजलि बोल रही है वो का वो आप इसमें लिख दो। अंजलि ने क्या कहा, अंजलि ने कहा वह मेरे दादा के, तो मेरे दादा, तो शॉर्ट शॉर्ट में आप इसको पढ़ते जाओ। तो बोल रही है अंजलि, तो ये मेरे दादा किसके हुए, अंजलि के दादा, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, तो दादा का इकलौता पुत्र, यहां पर इकलौते पुत्र का ये क्या है, बेटा है, इकलौते पुत्र का बेटा है। तो तस्वीर वाला पुरुष अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर से किसके पीछे लगा हुआ है, अब अंजलि के पीछे यहां से लगा हुआ है। तो आपको पता करना है कि अंजलि उस व्यक्ति को क्या कहेगी। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो अंजलि और तस्वीर वाले व्यक्ति के बीच में रिलेशन क्या है, पहले वो पता करना, और वो पता करने के रिलेशन को आप क्या करो, शॉर्ट में पता करो। कैसे शॉर्ट में पता करोगे, आप इसको एक साथ बोलो, अंजलि के दादा के एक ही बेटा है। तो अंजलि के दादा के एक ही बेटा है, तो वो स्वयं अंजलि से ही संबंधित होगा, स्वयं अंजलि के पिता होंगे। कौन होंगे, स्वयं अंजलि के पिता होंगे। कैसे कि भाई अंजलि के दादा के एक एकलौता पुत्र है, तो अंजलि के दादा के एक ही बेटा है, तो स्वयं अंजलि के पिता हुए कि नहीं हुए। अब अंजलि के पिता का बेटा, तो बताइए आप इसको आप डायरेक्टली पढ़िए, पिता का पुत्र क्या होता है, पिता का पुत्र क्या हुआ, अपना भाई हुआ। तो इसका मतलब अंजलि इसको क्या कहेगी, भाई कहेगी, और ये इसको क्या कहेगा, तस्वीर वाला व्यक्ति इसको बहन कहेगा। अब आपको आंसर किससे पूछा हुआ है, अंजलि से पूछा हुआ है, तो अंजलि इसको क्या कहेगी, भाई कहेगी। आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, भाई। ठीक है, देखिए कितना सिस्टमेटिक तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो और एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि भाई इसमें आंसर मतलब क्या आएगा क्या नहीं होगा। ठीक है, आप एकदम एग्जैक्ट आंसर निकालोगे इसमें और आप कॉन्फिडेंटली कहोगे कि हाँ मेरा आंसर सही हुआ, और फिर आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, और डायग्राम बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कैरेक्टर बोल रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है, वो जैसे बोल रहा है, जिस फ्लो में बोल रहा है, वैसे का वैसे फ्लो में आप एरो बढ़ाते जाओ। यहां पर बोला अंजलि के दादा, अंजलि ने कहा मेरे दादा, तो अंजलि बोल रही है तो मेरे दादा मतलब अंजलि के दादा, आपने एरो करके दादा कर दिया। फिर दादा के पुत्र इकलौता, तो एरो कर दिया। फिर उसका बेटा, तो एरो कर दिया, बेटा कर दिया। अब बस आप इसका रिलेशन पता कर दो, ये आपका बस काम है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड देखते हैं तो लिखा हुआ है कमला ने मोहन से कहा कि, अब देखो यहां पर इसमें कितने कैरेक्टर है, एक तो है कमला और दूसरा कैरेक्टर है इसमें मोहन। अब इस प्रश्न में कमला ने मोहन से कहा, अब बोल कौन रहा है, कमला बोल रही है, और वो मोहन से क्या बोल रही है, तुम्हारी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। देखो तो कमला बोल रही है तो सबसे पहले कह रही है तुम्हारी माँ, तो कमला किसको तुम्हारी माँ कहेगी, इसका मतलब मोहन को, कि भाई तुम्हारी माता, तो ये तुम्हारी माता। ठीक है,
कमला यहाँ पर बोल रही है और कमला बोल रही है तुम्हारी माँ, ठीक है। तो यानी किसकी माता के बारे में, तो कमला ने मोहन से कहा है कि तुम्हारी माता, तो इसका मतलब मोहन की माता की तरफ आप एरो का निशान बना दो। इसके बाद मेरी माता यानी कमला की माता की इकलौती पुत्री है, यानी तुम्हारी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तो यानी कमला की जो माता है इसकी इकलौती बेटी है, इकलौती पुत्री है। अब इसको आपको समझना है, ये इकलौती पुत्री वाला जब भी आता है तो उसको आप थोड़ा सा डायग्राम सही तरीके से बना के उसको सिस्टमेटिक समझोगे, ठीक है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कमला ने मोहन से रिलेशन इस प्रकार बताया कि कमला ने कहा भाई मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तो अब आप इसका रिलेशन निकालो। देखो कमला ने कहा है कि भाई, अब देखो इसको डायरेक्टली पढ़ो, कमला की माता और माता के एक ही बेटी है, कमला की माँ के एक ही बेटी है, तो स्वयं कमला हुई कि नहीं हुई, स्वयं कमला हुई, वो कमला के एक ही बेटी है, मतलब कमला की माता के एक ही बेटी है, तो वो खुद कमला हुई कि नहीं हुई। तो इसका मतलब ये बात यहां पर किसके लिए की जा रही है, कमला के लिए बात की जा रही है। और कमला को ये मोहन क्या कह रहा है, माता कह रहा है। इसका मतलब ये कमला इसको क्या कहेगी, पुत्र कहेगी, कमला इसको क्या कहेगी, पुत्र कहेगी। ये रिलेशन आपने पता कर दिया, कमला और मोहन के बीच में क्या रिलेशन है, माता और पुत्र का। प्रश्न में देखिए यहां पर, देखिए अब क्या लिखा हुआ है, कमला मोहन की क्या लगती है, क्या लिखा हुआ है, कमला मोहन की क्या लगती है, तो मोहन की क्या लगती है, ये मोहन की क्या लगती है, माता लगती है। तो आंसर क्या रहेगा इसमें, आया समझ में। इसी क्रम में देखिए आपके आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। फोटो क्लब में एक लड़की की ओर संकेत करते हुए रीना कहती है, कौन कहती है, रीना बोल रही है। इसका मतलब इसमें एक तो है रीना और इधर एक है फोटो है, इस फोटो क्लब में किसी का फोटो है, ठीक है। फोटो क्लब लगा हुआ है मतलब बहुत सारे फोटो लगे हुए हैं, और उसमें एक फोटो को देख के रीना बोल रही है, कौन बोल रही है, रीना बोल रही है। रीना क्या बोल रही है, रीना बोल रही है, संकेत करते हुए रीना कहती है यह हमारे दादाजी, यानी रीना के दादाजी। तो जहां पर जितना बोले पहले उतना ही लिखो आप, जहां पर जितना बोले उतना तो लिख सकते हो, ठीक है। यह हमारे दादाजी यानी रीना के दादाजी के इकलौते संतान, तो यहां पर दादाजी के इकलौते पुत्र यानी इकलौती संतान जो भी है, इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। तो यहां पर कोई भी हो सकता है, रीना के दादाजी की इकलौती एक संतान है और उस इकलौती संतान का ये क्या है, इकलौता बेटा है, ये क्या है, इकलौता पुत्र है। तो जैसा कहा वैसा का वैसा मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब आप क्या करो, इसमें डायरेक्टली रिलेशन निकालो। और रिलेशन कैसे निकालोगे, रिलेशन निकालोगे आप देखो, रीना के दादाजी के एक ही पुत्र है या एक ही संतान है, तो रीना के दादाजी के, तो दादाजी के एक ही बेटा है, तो वो कौन हुआ, खुद रीना के पिताजी हुए। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये बात किसके लिए हो रही है, रीना के पिता के लिए बात हो रही है। तो रीना के पिता और रीना के पिता के एक ही बेटा है, बेटा एक ही है, ठीक है। रीना के पिता के एक ही पुत्र है, तो कोई बात नहीं, पुत्र एक ही है, पुत्री तो हो सकती है दूसरी, इकलौता पुत्र। तो ये इकलौता पुत्र इसका क्या हुआ, रीना का भाई हुआ। तो ये क्या हुआ, ये रीना इसकी क्या हुई, बहन हुई, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया, सीधा डायरेक्ट रिलेशन पता करो, रीना के पिता का बेटा, तो रीना के पिता का बेटा यानी पिता का बेटा क्या होता है, पिता का बेटा क्या होता है, भाई होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये फोटो वाला व्यक्ति कौन है, उसका भाई है, और ये फोटो वाला व्यक्ति इस रीना को क्या कहेगा, बहन कहेगा। आंसर में हमको क्या पूछा जा रहा है, लड़के से रीना का क्या संबंध है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, लड़के से किसके पीछे लगा हुआ है, लड़के के पीछे, यानी ये लड़का इस रीना को क्या कहेगा, बहन कहेगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, बी बहन। इस ऑप्शन में आपको बहन भी मिल सकता है, भाई भी मिल सकता है। कई लड़के ऐसे नहीं करे कि भाई यहाँ पर बहन लिखा हुआ है और आपने देखा कि भाई ये तो इसका भाई है, हमको तो भाई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, आप इनमें से कोई करके आ जाओ।
तो फिर वो गलत हो जाएगा। आपको मैंने क्या बताया था, जिसके पीछे से लगा हो वो वाला व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति को क्या कह के मतलब संबोधित करेगा, वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, किसने कहा है, एक व्यक्ति ने कहा है। तो एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोल रहा है, एक तरफ तो व्यक्ति है और दूसरी तरफ कौन है, औरत है। औरत का परिचय देते हुए बोल कौन रहा है, व्यक्ति बोल रहा है, तो मैंने टिक मार्क किसके ऊपर कर दिया, व्यक्ति के ऊपर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कंडीशन क्या कही गई है, कंडीशन ये कही गई है कि औरत का परिचय देते हुए व्यक्ति ने कहा, क्या कहा है कि उसका एकमात्र भाई, बोल कौन रहा है, व्यक्ति बोल रहा है, तो उसका एकमात्र भाई कौन हुआ, इस औरत का एकमात्र भाई। तो एकमात्र भाई इस औरत के एकमात्र भाई, उसका एकमात्र भाई मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, यानी इस व्यक्ति के पिता और इस पिता का ये क्या है, इकलौता पुत्र है। तो जो कहा गया मैंने वैसा का वैसा मतलब यह डायग्राम बनाया। इसने क्या कहा, उसका एकमात्र भाई, तो इस औरत का भाई, मेरे पिता, तो ये पिता, और पिता का इकलौता पुत्र, तो पिता का इकलौता पुत्र है। तो ये जो है वो इसके पिता का इकलौता पुत्र है। तो मैंने इकलौते पुत्र की तरफ एरो का निशान कर दिया, इस भाई की तरफ इकलौता पुत्र लगाकर एरो का निशान कर दिया। औरत किस प्रकार से, ये से किसके पीछे लगा हुआ है, इस औरत के पीछे लगा हुआ है, उस व्यक्ति से के पिता से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए लाइन लिखी हुई है, औरत किस प्रकार से उस व्यक्ति के पिता से संबंधित है, यानी ये औरत उस व्यक्ति के पिता को क्या कहेगी वो आपको बताना है। ये औरत है इस व्यक्ति के पिता को क्या कहेगी, तो यानी ये रिलेशन आपको बताना है। तो जो पूछा जाए उसी पे फोकस करना है। रिलेशन आप पूरा पता कर सकते हो, प्रश्न में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप पहले रिलेशन पता करने की कोशिश करो। तो देखो उस व्यक्ति के पिता का एक ही बेटा है, तो पिता का एक ही बेटा कौन हुआ, वो स्वयं व्यक्ति ही हुआ। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं यहां पर स्वयं उस व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, स्वयं इस व्यक्ति की बात है। तो ये दोनों क्या हुए, अब ये औरत इसको कह रही है भाई, तो ये इसको क्या कहेगा, बहन कहेगा कि नहीं कहेगा, और ये औरत इसको क्या कहेगी, भाई। तो ये दोनों भाई बहन है, तो इसका मतलब दोनों भाई बहन है। तो यहां पर पूछा हुआ औरत किस प्रकार से उस व्यक्ति के पिता से संबंधित है, तो सीधी सी बात है ये औरत उस व्यक्ति के पिता को क्या कहेगी, वो भी तो उसका पिता ही हुआ क्योंकि दोनों भाई बहन है। तो इसका मतलब ये औरत उसके पिता को पिता ही बोलेगी। तो इसका मतलब आंसर इसमें क्या रहेगा, सॉरी यहां पर लिखा हुआ औरत किस प्रकार से उस व्यक्ति के पिता से, तो यहां पर से किसके पीछे लिखा हुआ है, औरत किस प्रकार से व्यक्ति के पिता से संबंधित है। तो से किसके पीछे लगा हुआ है, पिता से। देखो किस प्रकार, ये वाला से नहीं लेना है अपन को, यहां पर लेना पिता से किस प्रकार संबंधित है। तो पिता क्या कहेगा इसको, पुत्री कहेगा, बेटी कहेगा। आंसर क्या रहेगा इसका, बेटी आंसर रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा। तो यहां पर एक तो है महिला और एक है इसमें पुरुष, और बोल कौन रहा है इसमें, महिला बोल रही है। महिला क्या बोल रही है, महिला जो बोल रही है वो कह रही है कि उसकी माता, यानी इस पुरुष की माता। तो महिला बोल रही है तो उसकी माता, तो उसके पुरुष के लिए बोलेगी वो कि उसकी माता। ठीक है, तो पुरुष की माता मेरी सास की अकेली बहू है। उसकी यानी इस पुरुष की माता इस महिला की सास, और इस महिला की सास की ये क्या है, इकलौती बहू है। अकेली बहू यानी इकलौती बहू है। पुरुष का महिला से क्या रिश्ता है, महिला से रिश्ता बताना है, यानी महिला उस पुरुष को क्या कहेगी ये बताना है। अब आप इस डायग्राम में देखो क्या लिखा हुआ है, महिला की सास और सास के एक ही बहू है। महिला की सास और सास के एक ही बहू है।
तो वो खुद महिला ही हुई यहाँ पर, ये स्वयं इस महिला के लिए ही बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है? स्वयं इस महिला के लिए ही बात हो रही है। ये जो यहाँ पर महिला है वो भी यहीं पर है, और यहाँ पर ये स्वयं महिला है, इसको ये पुरुष क्या कह रहा है? माता कह रहा है। ये पुरुष इसको क्या कह रहा है? माता। तो ये इसको क्या कहेगी? पुत्र या बेटा। ठीक, देखिए महिला से किस प्रकार संबंधित है? से किसके पीछे लगा हुआ है? महिला के पीछे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से महिला के पीछे लगा हुआ है, तो महिला इसको क्या कहेगी? पुत्र कहेगी या बेटा कहेगी। आपका आंसर क्या आएगा इसमें? बेटा, बी ऑप्शन। इसी प्रकार आपके छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष बोलता है। महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कौन बोल रहा है? पुरुष बोल रहा है। और ये पुरुष क्या बोल रहा है? जो बोल रहा है उस पर मैंने टिक मार्क लगा दिया। और ये पुरुष क्या बोल रहा है? पुरुष बोल रहा है, पुरुष कहता है कि उसकी बहन का पिता, यानी उसकी यानी महिला की बहन। तो देखिए, आप इस डायग्राम को बनाना सीखिए। डायग्राम में मतलब इस प्रश्न में जैसा लिखा हुआ है ना, मैं वैसे का वैसे एरो बनाऊंगा, वैसे का वैसा डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, इसमें कहा गया है, पुरुष कहता है कि उसकी बहन, तो महिला की बहन। आप शॉर्ट में आगे बढ़ो। महिला की बहन मतलब उसकी बहन, महिला की बहन, और उसका पिता, तो महिला की बहन का यहाँ पर पिता। मेरे दादा, तो इस पुरुष के दादा, ये बोल ये रहा, इसका मतलब दादा। और दादा का इकलौता पुत्र है, तो मेरे दादा का ये क्या है? इकलौता पुत्र है। ये इकलौता क्या है? पुत्र है। तो तस्वीर वाली महिला, जो पुरुष है वो तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है? से किसके पीछे लगा हुआ है? महिला के पीछे लगा हुआ है। तो महिला इसको क्या कहेगी? वो आंसर निकालना है इसमें। तो अब आप इसको पहले तो शॉर्ट में देखने की कोशिश करो। शॉर्ट में कैसे देखोगे? देखो, रिलेशन पता करो, और रिलेशन जहां पर इकलौता लिखा हुआ है उस तरफ से रिलेशन पता करो। रिलेशन ऐसे पता करो कि पुरुष के दादा है और दादा का एक ही बेटा है। तो दादा का एक ही बेटा है, यानी स्वयं इसके पिता हुए कि नहीं? ये पुरुष के पिता हुए। यहां पर मैं लिख सकता हूं, ये जो पुरुष है, पुरुष के पिता। तो मैं ये लिख सकता हूं, ये क्या है? इसके पिता है। सीधी सी बात है। यहां पर जो भी है वो इस पुरुष के पिता है, और इस यहां पर जो भी है वो इस पुरुष के पिता है। इसको महिला की बहन क्या कह रही है? अपना पिता कह रही है। महिला की बहन, इसका मतलब ये दोनों क्या है? बहनें हैं। ये भी इसकी बहन, ये भी इसकी बहन। ठीक है, तो महिला की बहन यानी बहन के पिता क्या हुए? अब देखिए, बहन के पिता क्या हुए? इसके पिता हुए। बहन के पिता क्या हुए? इसके पिता हुए। तो बहन के पिता इसके पिता हुए। तो अब आप ये कह सकते हो, ये महिला भी इसको क्या कह रही है? पिता कह रही है, और ये भी इसको क्या कह रही है? पिता कह रही है। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही व्यक्ति को पिता कह रहे हैं। तो ये दोनों क्या हुए? भाई बहन हुए कि नहीं हुए? ये दोनों भाई बहन हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब ये महिला इसको कहेगी भाई, और इसी प्रकार ये इसको कहेगा बहन। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा? महिला से, तो ये इसको भाई कहेगी। इसका सी आंसर रहेगा भाई, यानी महिला इसको क्या कहेगी? भाई कहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हुए हैं, और लगभग आपने ये क्वेश्चन देखिए 6 क्वेश्चन ही और 3 एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्वेश्चन बताए थे। 9-10 क्वेश्चन आपके आज की क्लास में हुए हैं। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन डायग्राम बना के सीख के इनको सॉल्व करने चाहिए, और सही तरीके से इनको समझ के इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। एक आध प्रश्न भी आ रहा है इसका, तो बहुत अच्छी तरीके से आसानी से इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हो।